हमने आपसे बोला कि आपको पेन पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, सारे ही प्रश्नों के आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर आ जाने चाहिए। 2 सेकंड का मतलब ये है, 2 सेकंड आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप प्रश्न को पढ़ोगे भी और पढ़ने के बाद ये भी देखोगे कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो इसके लिए आपके कम से कम 2 सेकंड तो आपके कम से कम होने चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, पेन पेपर का प्रयोग नहीं करना है, सारे ही प्रश्नों के आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही देने हैं। और शर्त ये रहेगी कि आंसर जो है वह 100% सही जाना चाहिए, ये भी आपको साथ ही साथ करना है। हमने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ये बोलते हो कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आपके लिए चैलेंज है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही ये बात बोलोगे कि सर अब आप इस प्रकार के कितने भी प्रश्न रख दीजिए, हम सारे ही प्रश्नों को सिर्फ ऑप्शन से ही 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। आप कोई भी प्रश्न रख दीजिए। आप ये बात अपने आप खुद से ही अपने मुंह से ये बात बोलोगे। सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। और इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे ही आपके दिल्ली पुलिस 2023 से 24 के होने वाले हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के 2023 से 24 में जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग शिफ्टों में, वही सारे आपके प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे। अलग अलग टाइप के प्रश्नों में किस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी है, किस प्रकार से आपको करना है, सिर्फ ऑप्शन से कैसे आंसर देना है, ये सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। कैसे आपको करना है, ध्यान से आपको देखना है। बस शर्त ये रहेगी कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें बस आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब देखिए, ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में बिल्कुल भी आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप आंसर मारोगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। कैसे मारोगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक दिया हुआ है आपका मूलधन और एक दिया हुआ है आपका मिश्रधन। हमने बोला यदि मूलधन या मिश्रधन में किसी में भी पॉइंट है तो आप पॉइंट को हटा दीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ पर जो जीरो लगा हुआ है साथ में हमने उसे भी हटा दिया। ठीक। अब यहाँ पर जो पॉइंट था उसके बाद एक संख्या थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर मूलधन में हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब हमने बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर इसे देखोगे तो यहाँ पर कितने जीरो हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर 1 2 3 कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। हमने बोला कि ब्याज किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। यदि वह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ना किया जाता, वह सिर्फ वार्षिक रूप से ही किया जाता, तो हमारा आंसर हो जाता 1 2 3 यानी कि 3 वर्ष। हमने बोला कि यहाँ पर आपका 3 वर्ष बन रहा है, लेकिन वो अर्धवार्षिक की बोल रहा है। यदि अर्धवार्षिक की बोल रहा है तो आधे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पर 3 को आधा कर देंगे, 3 को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो 1.5 जहाँ पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, 2 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, 2.5 वर्ष हमारा आंसर होगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष। अगर ये चीज़ अगर किसी को भी समझ ना आई हो तो हमने पहले ही जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो समझ चुके होंगे, लेकिन कोई नया स्टूडेंट है अगर उसे ये चीज़ समझ ना आई हो तो हमने चैनल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के प्रश्नों पर दर के लिए और साथ ही साथ समय के लिए, समय और दर इन दोनों के लिए किस प्रकार से तुक्का लगाना है, 100% आंसर सही जाना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं, साधारण ब्याज के लिए भी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी। ठीक। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ ना आया हो तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो और बिना इस प्रश्न को सॉल्व किए। जो भी हम आपको तरीका बताएंगे वह बिल्कुल सटीक तरीका बैठेगा, उससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो। ये आप देख रहे हो 9,90,625 इतनी बड़ी संख्या दी गई है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो, कम से कम आपका 2 मिनट का समय खा जाएगा और किसी की कैलकुलेशन भी यदि तेज होगी तो वह 1 मिनट का समय तो आराम से लगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसे सिर्फ मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। हम जो आपको समझाएंगे तो सिर्फ समझाने में टाइम लेंगे, उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए।
हमने बोला कि यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। हमने बोला वर्ष कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। हमने बोला कि यहाँ पर ब्याज किस प्रकार से लिया जा रहा है, तो वह यहाँ पर बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से बोल रहा है। यदि उसने अर्धवार्षिक रूप से बोला है तो 8% का आप आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। माइंड ही माइंड में करोगे, सिर्फ हम आपको लिखकर बता रहे हैं। 2 वर्ष बोल रहा है, अर्धवार्षिक के रूप में बोल रहा है, तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पर जो पावर लगेगी वो तो 4 लगेगी, और 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। ठीक। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर नीचे वाली संख्या होती है जो आपकी मूलधन होती है, यानी कि हमने बोला कि P बराबर कितना है आपका 25 है, और यहाँ पर मिश्रधन जो होता है तो उसमें आप 1 जोड़ दोगे, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। ठीक। सिर्फ समझाने के लिए हम आपको इतना कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जब करोगे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर दोगे। अब देखिए कैसे आंसर दोगे। हमने बोला कि जब कभी भी आप ब्याज निकालते हो तो आप क्या करते हो कि मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर देते हो। हमने बोला कि यहाँ पर 4 पावर लगेगी, 25 की पावर 4 भी करोगे तो भी आपको देखिए, हमें तो याद है 25 की पावर 4 कितनी होती है, 39,0625 होती है, लेकिन आपको यहाँ पर 26 की पावर याद है। अगर और कोई संख्या फंस जाती तो उसकी पावर याद है आपको, नहीं याद है, लेकिन इतना तो पता है कि पावर 4 लगेगी, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हमने बोला कि यहाँ पर 25 की पावर 4 लगेगी, तो यहाँ पर आप 25 की पावर 4 करते हो तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, आप बोलो सर मूलधन में आपका 5 इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यदि मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन में इकाई अंक कितना बन जाएगा, तो 6 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, जब कभी भी 6 का इकाई अंक होगा तो हमेशा ही 6 ही इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि जब कभी मूलधन और मिश्रधन को आप माइनस करोगे तो इकाई अंक को भी तो माइनस करोगे। यदि हम इकाई अंक को माइनस करें तो 6 में से 5 गया, कितना बचा आपका, 1 बचा। अब इतनी कैलकुलेशन आप माइंड ही माइंड में कर सकते हो। 6 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 5 बचा, और इकाई अंक देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक 5 है तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर 0 है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो यही हमारा आंसर होगा, और यहाँ पर 8 इकाई अंक है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब सॉल्व कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, कोई भी आंसर को काट दे या इस ट्रिक को काट दे, गारंटी हमारी है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को अब आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न का आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है, हमसे क्या पूछा गया कि महत्तम समापवर्ती बता दीजिए, और हमको अच्छे से पता है कि महत्तम समापवर्ती पूछा जाएगा तो वहाँ पर सबसे छोटी पावर लेनी है, और यहाँ पर यदि आपका लघुत्तम समापवर्ती पूछा जाता है तो वहाँ पर बड़ी पावर लेनी होती है, तो हमें सबसे छोटी पावर लेनी होगी। अब यहाँ पर इन संख्याओं में हम सबसे छोटी पावर लेंगे, फिर उसका पावर निकालेंगे, पावर निकालने के बाद उसका गुणा करेंगे, तो कितना समय जाएगा आपका, काफ़ी समय चला जाएगा। इससे अच्छा हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उससे आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, मात्र 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि 3 की पावर सबसे छोटी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 3 की पावर 2। हमने बोला 4 की पावर सबसे छोटी कहाँ पर है, तो 4 की पावर 2 यहाँ पर है। अब यहाँ पर बोला कि 9 की पावर देखिए सबसे छोटी यहीं पर है, तो यहीं पर इसे को हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने बोला कि 4 की पावर यदि आप 2 करते हो तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बनेगा, 4 × 16 होता है, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा आपका। इसके बाद हमने बोला कि 3 की पावर 2 करते हो तो आपका कितना इकाई अंक बनेगा, 3 × 3 = 9, यानी कि 9 इकाई अंक बनेगा आपका। हमने बोला कि 9 का गुणा सीधा 9 का गुणा 9 में करेंगे तो नंबर 81 हो जाएगा, यानी 1 इकाई अंक बनेगा, और 1 सीधा 6 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 6 इकाई अंक बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 इकाई अंक आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 इकाई अंक है। जल्दी सॉल्व हुआ या देर में हुआ, अभी आप ऐसे सॉल्व करते, गुणा करते, भाग करते, तब आपका यहाँ पर आंसर इतनी देर में आता, लेकिन अब यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ सेकंडों में आ गया। अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आपको पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आप सेकंड में ही आंसर दे सकते हो इस प्रश्न का। आपको बहुत सारा मैटर दिया हुआ है इस प्रश्न में, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अपराजिता का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। वेतन वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि होती है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए था, तो बढ़ोतरी के बाद अब अपराजिता का वेतन कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आप सिर्फ सेकंड में ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो, इतना सारा मैटर दिया हुआ है, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर अपराजिता के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
हमने बोला अपराजिता का बढ़ोतरी के बाद का वेतन पूछा गया है, तो हमने बोला बढ़ोतरी कितने % की हो रहा है, तो यहाँ पर बोला कि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि हो गई। बढ़ोतरी के बाद क्या हुआ, 12% की वृद्धि हो गई। तो हमें जब जो भी वैल्यू निकलेगी अपराजिता की बढ़ोतरी के वेतन की, वो आपकी 12% से ही निकलेगी। हमने बोला हमें सिर्फ 12% से मतलब है, हमें किसी और भी चीज़ से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है, तो 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला कि फर्स्ट वैल्यू निकालनी है या लास्ट वैल्यू निकालनी है, उसने बोला कि लास्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि अपराजिता का वेतन अब कितना हो गया, यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे बढ़ोतरी की बात कर रहा है, तो हम 25 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हो गया आपका 28। हमने बोला अगर 28 जब आपकी कोई भी आपकी संख्या हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 28 में आपकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 गुणा 4, ये आपकी यहाँ पर 7 गुणा 4 आपका 28 होता है। हमने बोला कि जो संख्या आपकी 7 से और 4 से डिवाइड हो जाएगी वह आपकी 28 से भी डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर आप यदि देखते हो तो 4 से आपकी सारी संख्या डिवाइड हो रही है। हमने बोला 7 से देखो, तो 7 से देखो कि यहाँ पर 70 डिवाइड हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 7 से आपका ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 लाख भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 7 से देखेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है, यानी कि ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर आपका 3 बचा, 7 चौक 28, 29 30 आपका 2 बचा, 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या पूरी आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, तो यही आपका आंसर होगा और कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देना है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित राशि है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है। और बोला गया है यहाँ पर, और समान दर पर 2.5 वर्ष बाद इतने रुपए हो जाती है। तो वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि यहाँ पर कौन से किस मिश्रधन के लिए कितना समय दिया गया है। हमने बोला कि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए तो आपका इतना मिश्रधन दिया गया है। हमने बोला 2.5 वर्ष के लिए आपका इतना मिश्रधन दिया गया है, तो आपको 2.5 वर्ष से प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 वर्ष से प्रॉब्लम नहीं होगी तो 2 वर्ष वाला आप ले लीजिए। 2 वर्ष वाला है और यहाँ पर कितना है आपका 46/20 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा ही जब कभी इस प्रकार से करोगे तो ऑप्शन में हमेशा ही आपको क्या करना है कि 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि जो भी समय दिया गया होगा उससे डिवाइड करके देख लेना है। और आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ पर 2.5 वर्ष जो दिया गया है इससे भी आप कर सकते हो, आप इससे करके देख लेना, हम इससे आपको करा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने बोला कि 2 में हम यदि 3 का इंटू करते कितना हो जाएगा, 2 3 6। हमने बोला कि 6% हो गया, अब 6% आपका टोटल ब्याज दर हो गया। हमने बोला 6% का आप यहाँ पर क्या कीजिए, 6% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 6% का मतलब होता है 3/50। हमने बोला 50 में आप 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्या 53 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी, आप खुद से चेक करके देख लेना। ठीक, अब डिवाइड करने का हम रूल आपको बताएंगे, उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप यहाँ पर खुद से देख लेना। ठीक, हम यहाँ पर डिवाइड का रूल भी बता सकते हैं, आप किस प्रकार से डिवाइड करके देख सकते हो 53 से भी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना आपका 4% है, 4 का गुणा 2 में कर दो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8% का मतलब कितना होता है 2/25, और 25 में आप 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, आप देख लेना कैसे होगी। ठीक, इकाई अंक वाला रूल पहले भी हमने आपको बता रखे हैं, इकाई अंक वाले रूल, उससे आप डिवाइड करके कैसे देख सकते हो, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता ही होगा। इस बात हम यहाँ पर बोलते हैं 6% का मतलब कितना है, 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 12% का मतलब हो जाता है आपका, अब 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, आप देख लेना खुद से चेक करके। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है आपका 5%, 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। हमने बोला 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला 10 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 से इस संख्या को डिवाइड करके देखो 11 से ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो 11 से देखेंगे तो 11 चौक 44, यहाँ पर 2 बचा, 11 दूनी 22, यानी कि पूरी ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है और किसी भी ऑप्शन से डिवाइड नहीं हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो आपका हमने आपको तरीका बताया था डिवाइड करके देखने वाला, उसमें इकाई अंक से आप स्वयं से देख सकते हैं। एक ऑप्शन हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे देखोगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने बोला कि आप 4% को ले लेते हैं। ठीक, तो 4% का मतलब कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पर समय में इंटू किया, 4 दूनी 8 कितना हो गया, 8% हो गया। हमने अब बोला 8% का मतलब कितना होता है, तो 8% का मतलब होता है 2/25। हमने बोला कि यहाँ पर 25 में आप 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27 बन रहा है आपका,
कितना बन रहा है, 27 बन रहा है। अब यहाँ पर हमें 27 से डिवाइड करके देखना है ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो देखिए 27 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि यहाँ पर 2 इकाई अंक बन जाए। तो हमने बोला 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिक्की 7 चौटाई 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, यानी कि 6 बार यदि हम इंटू करते हैं तो आपका यहाँ पर 2 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला 6 बार इंटू करने पर तो आपकी ये संख्या इसके बराबर भी नहीं जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे 20 मानकर चलेंगे तो 20 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो रहा है। अब यहाँ पर यदि हम 16 को देखते हैं तो 16 दूनी कितना होता है 32, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे 16 तिया 48, यहाँ पर 16 की जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे 26 कर देंगे। तो 26 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो 26 दूनी कितना होता है 52, कितना होता है 52। तो 520 के आसपास आएगा और ये आपका ऊपर निकल रहा है और ये आपका नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, यानी कि ये 26 बार भी इंटू करने पर ये वाली संख्या आपकी कभी भी बन नहीं सकती है। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा आप किस प्रकार से कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिनसे आप स्वयं डायरेक्ट चेक कर सकते हो। हमने आपको पहले भी काफ़ी सारे तरीके बता रखे हैं, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक जरूरी सूचना और सुन लीजिए, जितने भी लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया, एनटीपीसी का फॉर्म डाला है, जितने भी लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला है वह सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, आपके 21 तारीख से, जो 21 तारीख आ रही है, 21 तारीख से आपके प्रैक्टिस सेट मैथ के स्टार्ट होने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम डाला है, यानी कि एनटीपीसी का फॉर्म डाला है, वो लोग रेडी रहना, आपके सारे ही वहाँ पर PYQ रहने वाले हैं एनटीपीसी के लिए। ठीक, तो रेडी रहना आप ठीक से। तो यहाँ पर देखिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो वह कुल राशि सोहन के धन का 86% हो जाएगी। सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए इस प्रश्न में यदि आप यहाँ पर ट्रिक लगाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपको रेशियो चाहिए होगा। यदि रेशियो चाहिए होगा तो यहाँ पर आपका रेशियो, जब तक इतने टाइम में आप रेशियो निकालोगे, रेशियो लगाने से जब आप ट्रिक लगाओगे इतने टाइम में आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व ही कर दोगे। तो इसमें यहाँ पर यदि हम आपको बताएं तो तुक्का ट्रिक भी लगाओगे तो भी वो भी आपकी यहाँ पर उतना ही समय लेगी और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो उतना ही समय लगेगा। तो इससे अच्छा आप सीधा ही इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, क्योंकि ट्रिक आपको सिर्फ उन्हीं प्रश्नों में लगानी है जिन प्रश्नों में आप सीधा ही 2 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। यानी कि सॉल्व करने में जितना समय लगे उससे कम समय लगना चाहिए ट्रिक लगाने के लिए। यदि कम समय लग रहा है तभी आप ट्रिक लगाइए, कम समय नहीं लग रहा है, बराबर समय लग रहा है तो आप सीधा सॉल्व ही कीजिए। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर बोला गया कि राम के धन का 45%, हमने बोला राम के धन का 45%। ठीक, उसने बोला है सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ा जाएगा किसके, सोहन के धन में, सोहन के धन के 50% में। तो उसने बोला है कि जो कुल जो राशि बनेगी, यानी कि कुल जो राशि बनेगी वह राशि जो है वह सोहन के धन का 86% हो जाएगी, यानी सोहन के धन का 86% हो जाएगी। इतनी सी बात आप उसने बोली है। यहाँ पर एक समीकरण बन गया आपका। उसने बोला है कि सोहन के पास राम के, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, राम के, राम से, के या से किसके लिए बोला जा रहा है वो चीज़ आपको याद रखनी है। और ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ज़्यादा या कम बोला जा रहा है या पर सीधा डायरेक्ट ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोला जा रहा है तो हम यहाँ पर सीधा ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कम या ज़्यादा बोला जाता तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनका अंतर रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करते थे जब रेशियो में, तब हम उसके बारे में बता रहे हैं, पहले से ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस प्रश्न को, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सोहन है, यहाँ पर सोहन है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये प्लस में लग जा रहा है और ये इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, राम के धन का 45%, ठीक, और सोहन के धन को इधर ले जाकर ऐसे माइनस में ले जाएंगे। तो जब माइनस में ले जाएंगे इससे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 30 और 36, कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। यहाँ पर सोहन का 36%, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा और इसे हम यहाँ पर काटते हैं, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौक 36 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए R गुणा 5 है बराबर S गुणा 4 है। हम करने को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आता है उनके लिए हम यहाँ पर पूरा करके बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए R यहाँ पर ले लिया, S को इधर ले जाकर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर S यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर है और इसे इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5, यानी कि रेशियो कितना बन गया आपका, R का बन गया यहाँ पर 4 और S का बन गया आपका यहाँ पर 5। और यहाँ पर बोला कि राम के धन का बोला जा रहा है तो राम के धन को आप नीचे रख दोगे, यहाँ पर 4 रख दिया।
अब यहाँ पर देखिए कम या अधिक बोला जा रहा है या फिर डायरेक्ट ही बोला जा रहा है। उसने बोला सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है, तो सोहन के धन का सोहन के पास कितना धन है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कभी कम या ज़्यादा भी बोल दिया जाता है। यदि कम या ज़्यादा बोला जाएगा तो दोनों रेशियो को माइनस करके हम ऊपर रखेंगे या फिर प्लस करके हम ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सोहन के पास, तो सोहन के पास डायरेक्ट ही बोला गया है, तो सोहन का कितना रेशियो है 5 है, तो 5 हम यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर रख देंगे और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे। 4 से गया ये 25 बार और 25 पंजे कितना होता है 125, कितना होता है 125, तो 125% हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पर गया आपका, ये रहा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिए रेशियो हमने जब निकाले तब हम आंसर देने के लिए हम तुरंत ही आंसर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रिक क्यों लगाने लगे, उतना ही टाइम उसमें लगेगा उतना ही टाइम उसमें लगेगा, तो इस प्रकार से गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि 800 रुपये पर 4 वर्ष का और 600 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि एक साथ मिलाया जाए, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो वह टोटल आपका 280 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ब्याज की दर वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सारी ऑप्शंस में यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। लेकिन यदि एक भी यहाँ पर आंसर जो होते उनमें यदि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते, यानी कि यहाँ पर सब में 11 दिया हुआ है, यदि 11 ना दिया गया होता तब वहाँ पर अलग अलग दिया गया होता तो डायरेक्ट ही यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर सब में ही 11 दिया गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, तब हमें यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व ही करना होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने बोला कि 8 का गुणा 4 में कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या होता है, तो ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपका मूलधन है, मूलधन का इसमें इंटू कर देते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 800 गुणा समय कितना है 4 और दर को हमने मान लिया R बट्टे 100 हो जाएगा। अब इसी को यदि हम इसमें जोड़ें तो यहाँ पर 600 गुणा 2 गुणा R बट्टे 100 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना बन रहा है आपका 28 जीरो बन रहा है। कितना बन रहा है 28 जीरो, ये आपका बन रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। हम इसीलिए आपको डायरेक्ट बोल रहे थे कि 8 का गुणा 4 में कर दो और 6 का गुणा 2 में कर दो। 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का गुणा यदि हम इसमें करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से यदि आप इसे जहाँ पर जोड़ते और यहाँ पर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ते, क्योंकि आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पर 2 जीरो लगे हुए हैं वे 100 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगे हुए हैं वे भी 100 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में अपने आप ही आ जानी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से करते हो तो जब 8 चौक 32 यानी कि 32 R बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो करके बस इतना बचा। इसके बाद 6 दूनी 12, 12 R बन गया। ठीक, तो यहाँ पर 12 R बन गया, सिर्फ 12 R बचेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, कितना हो रहा है आपका 280 हो रहा है। हमने बोला इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाता है आपका 30 और 10 40 और 7 44, कितना हो जाएगा आपका 44 R हो गया। 44 R बराबर कितना है 280 है। हमने बोला 44 से यदि आप इसे डिवाइड करते हो तो ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 11 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 11 बार आ गया और इससे कर देंगे 4 7 28 यानी कि यहाँ पे 70 बार चला जाएगा। यानी कि अब 11 से आप इसे डिवाइड करोगे तो देखिए 11 से 66 होता है, यानी कि 6 कहाँ पर है, तो देखिए 6 एक ही ऑप्शन में है, ये है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 70 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसीलिए हम आपको बोल रहे थे आपको क्या करना था, उसमें 8 चौक 32 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप कितना बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 44 बनेगा। और हमने बोला 44 जो है वह यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या निकलेगी। आप अभाज्य संख्या देखोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या बन जाएगी, तो 11 हमेशा ही नीचे आएगा। तो 11 आप देखोगे तो सारे ही ऑप्शन में 11 है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करें तुक्का ट्रिक नहीं लगा पाए। ठीक, तो ऐसा नहीं कि हर प्रश्न में तुक्का ट्रिक लगा सकते हो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वहाँ पर फंस जाते हैं ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक हमको यदि आपको बताएं, एक तुक्का लगाने की एक ट्रिक है, यदि आपको बताते हैं तो देखिए वो हमने आपको पहले भी आपको काफ़ी बार बता रखी है और एक अलग से एक वीडियो भी बनाया था उस पर। लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि हम आपको बता तो देते हैं लेकिन आपको उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक, आपको यदि ज़्यादा ही यहाँ पर यदि दिक्कत होती है या आपको बोलना है कि हमें इस प्रश्न को सॉल्व ही करना है, हमें इस प्रश्न को सॉल्व ही करना है, यदि हम ये इस प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब जाके आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हो। जाकि बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होगी तभी आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे, वरना आप उस ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस ट्रिक को जो हम बताते हैं
इस ट्रिक को आपको बहुत ही कम होता है ऐसा चांस कि आपका सॉल्व कर ले इस प्रश्न से आंसर, लेकिन उस ट्रिक से आपका आंसर कभी कभी गलत ही हो जाता है। ठीक, तो उसमें मतलब कि 100% श्योर नहीं कह सकते हम कि उससे आपका 100% ही आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपकी वो ट्रिक क्या है, तो वो आपकी ट्रिक हम आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं। ऑप्शन में आपके कॉमन वाली ट्रिक आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर आपका 5 है, तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन कट गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर आपका 5 नहीं है, यहाँ पर 5 कॉमन चल रहा था, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो आंसर है वो आपका आंसर होगा नहीं। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एक कॉमन वाली ट्रिक होती है। इसका यहाँ पर आप प्रयोग कर भी सकते हो और यहाँ पर आप इसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर इस प्रकार की जो ट्रिक होती है हमने आपको पहले ही बता रखी है, तो उसको आप यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है तभी जाकर आप उसे फॉलो करोगे, वरना आप उसे फॉलो नहीं करोगे। ठीक, अब हम यहाँ पर आपको इसका तरीका बताते हैं इस प्रश्न में सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे बोला गया कि 7 से बड़ी कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो किसी टाइप के प्रश्न नहीं होते हैं, वो किसी टाइप से नहीं होते हैं, वो आपके सिर्फ माइंड से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इनमें कभी भी आपकी क्या होता है कि टुक्का ट्रिक काम कर भी जाती है और नहीं भी करती है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना, कोई भी कैसा भी फॉर्मूला वगैरह बताता है या कुछ भी बताता है या फिर कोई भी कुछ भी इसके बारे में कहता है तो आपको बिल्कुल भी मानना नहीं है। आपको सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसा वो बोल रहा है बस वैसा ही आपको करना है, क्योंकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही आप फंस जाओगे। यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपको कोई ट्रिक लगाते हो, किसी फॉर्मूले वगैरह से भी प्रयोग करते हो, तो भी आप वहाँ पर जाकर फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा ही यहाँ पर क्या होता है कि भाई माइंड से बनाए जाते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ये किसी ट्रिक के क्वेश्चन नहीं होते हैं और ना ही किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन होते हैं, ये सीधा ही आपके माइंड से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या है, उसने सीधा सीधा बोला है कि 7 से बड़ी अगर अभाज्य संख्या कोई भी लेते हैं हम, तो वह 6 से विभाजित यदि हम करें तो उसमें शेष यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 7 से यदि हम बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है यदि हम 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, पहली हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे तो 13 हो जाएगी और 13 के बाद देखेंगे तो हम 17 हो जाएगी, 17 के बाद देखेंगे तो हम यहाँ पर 19 हो जाएगी। अब यहाँ पर 6 से विभाजित करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 से आपको विभाजित करना है। यदि आप 6 से आप इसको विभाजित करते हो तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब इसको यदि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 से हम यदि इसे विभाजित करते हैं तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर एक शेष बचेगा। अब इसको देखोगे तो यहाँ पर देखिए 6 से हम यदि विभाजित करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 6 18 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 18 होता है, यानी कि यहाँ पर एक शेष बचेगा, यानी कि आपका 1 बचेगा या 5 बचेगा, सिर्फ इतना ही आपका होगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 या 5 वाला ही आंसर होगा। तो 1 या 5 वाला कौन सा है, ये वाला आंसर है, और बाकी सारे आंसर आपके क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, तो ये प्रश्न जो होते हैं वे किसी फॉर्मूले वगैरह से सॉल्व नहीं होते हैं, ना ही इसमें कोई ट्रिक लगती है। बाई चांस कोई प्रश्न ऐसा बन गया इसमें ट्रिक लग गई तो लग गई, वरना ऐसे प्रश्नों को हमेशा ही आपको इस प्रकार से ही सॉल्व करना है अगर आपको राइट आंसर देना है तो। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक प्रश्न दिया गया है। एक तो टाइम एंड वर्क के जो प्रश्न होते हैं इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, हमें छोटा छोटा भी लिखना होता है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए और साथ में पूरा बोर्ड भर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। अब तक हमने आपकी इस प्रश्न के लिए कोई भी ट्रिक नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पर एकांत दिन में काम होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ट्रिक फेल हो जाती है। ठीक, तो बाद में यदि आपकी कोई भी इस प्रश्न पर कोई भी ट्रिक बन जाती है तो हम आपको बाद में ट्रिक बनाकर बता देंगे, लेकिन इसको अभी हमें यहाँ पर सॉल्व ही करना होगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करना ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन A को B से सहायता प्राप्त होती है, यानी कि पहले दिन जो है वह A जो है वह B के साथ कार्य करता है। ठीक, उसके बाद बोला गया है और दूसरे दिन C A की सहायता करता है, यानी कि दूसरे दिन जो है वह A और C एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि यह 2 दिवसीय चक्र A और B से शुरू होता है। यहाँ पर A और B से शुरू हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि तय तक दोहराया जाता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य को पूरा होने में दिनों की पूर्ण संख्या में, यहाँ पर बोला गया है दिनों की पूर्ण संख्या में, इसको भी आपको याद रखना है, तो कितना समय लगेगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया देखिए A, B और C, यदि हम इनकी बात करें तो ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये कितना दिन है, 40 दिन।
तो देखिए 40 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, यानी 40 को सारी संख्या डिवाइड कर रही है, तो यानी कि 40 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 40 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला 10 चौक 40, यानी कि इसकी कार्य क्षमता 4 है। 20 दूनी 40 आ रही है, इसकी कार्य क्षमता 2 है। और 40 से कम 40, इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। तो उसने बोला कि पहले दिन तो ए और बी कार्य करेंगे, यानी कि पहले दिन ए और बी कार्य करेंगे। तो कितना कार्य करेंगे? ये आपका 4 कार्य करता है, ये आपका 2 कार्य करता है, यानी कि 6 कार्य करेंगे। ए और बी जो है वो पहले दिन, यानी कि पहले दिन दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो कितना कर देंगे? 4 और 2 6, 6 कार्य कर देंगे। अब इसके बाद हमने बोला कि बी, यहाँ पर बोला गया कि सी और ए, यानी कि ए और सी कार्य करेंगे। और ए और सी कार्य करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए और सी कार्य करेंगे, यहाँ पर दूसरे दिन कार्य करेंगे। तो वह कितना कार्य करेंगे? तो 4 और 1 5, कितना कार्य कर देंगे? 4 और 1 5, यानी कि पहले दिन तो इन दोनों ने कार्य किया, दूसरे दिन इन दोनों ने कार्य किया, यानी कि 2 दिन का इनका कार्य कितना हो गया? तो 2 दिन का इनका कार्य हो गया 6 और 5 11। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। यानी कि पहले दिन तो ए और बी ने कार्य किया, कितना किया? 6 किया, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर क्षमता कितनी है? 4 और 2 6। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर ए और सी करेंगे दूसरे दिन। तो ए और सी करेंगे तो कितना करते हैं वे? तो ए और सी यहाँ पर देखो, ए का 4 है, सी का आपका 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पर एक दिन इन्होंने किया, एक दिन इन्होंने किया, यानी कि 2 दिन का टोटल कार्य कितना हो गया? 11 हो गया। 6 और 5 11। इतनी सी बात अच्छे से समझ आ गई। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो कि आपका 40 टोटल कार्य है। टोटल कार्य हमेशा एलसीएम होता है, तो हमने बोला 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो कि आपके 40 के आसपास पहुंच जाए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे भले ही रह जाए या फिर पूरा कट जाए, लेकिन आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। तो 11 3 33 होता है, यानी 11 में हम 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी इंटू कर दो, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 दिन में कितना कार्य हो गया? 33 कार्य हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर बचा कितना कार्य है? कार्य जो है वह बचा कितना है? अब 33 का माइनस करोगे कितना बचेगा? आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब ये 7 जो है, देखिए शेष कार्य हम इस प्रकार से लिखकर बता देते हैं। शेष कार्य कितना बचा है? आपका 7 बचा है। कितना बचा है? 7 बचा है। अब यहाँ पर पहले ए ने किया, फिर यहाँ पर देखिए पहले ए बी ने किया, फिर बी सी ने किया। इस प्रकार से यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 6 दिनों में 33 कार्य कर दिया। अब यहाँ पर फिर से कौन करेगा? तो यहाँ पर ए बी कार्य करेगा। तो ए बी कार्य जो करते हैं वो कितना करेंगे? ए और बी कितना करेंगे? 4 और 2 6, 6 कार्य हो गया। यानी कि यहाँ पर एक दिन का कार्य यहाँ पर ए और बी का, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 कार्य कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 कार्य कर देंगे तो यहाँ पर एक कार्य बचेगा, यानी कि 6 कार्य में इसने कर दिया। तो यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य आपका कितना बचा? यहाँ पर 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचा। शेष कार्य कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अब कौन करेगा? ए और बी ने कर दिया। अब यहाँ पर ए और सी करने आएंगे, तो ए और सी यहाँ पर जब करेंगे, जब ध्यान से समझिएगा, ए और सी जब करेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे? यहाँ पर 1 कार्य करना है और वो 5 कार्य करते हैं, यानी कितना करेंगे? 1/5 कार्य करेंगे। लेकिन आपका कभी भी ऑप्शन में देखोगे तो ये वाला आपका आंसर नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा आपका कैसे करना है आपको आंसर। देखिए तो यहाँ पर देखिए 6 दिन तो ये हो गए, यहाँ पर एक दिन आपका इसने ले लिया, 6 और 1 कितना हो गया? 7, यानी कि 7 तो आपका ये हो गया, 7 दिन तो आपके ये हो गए। अब उसने क्या बोला कि यहाँ पर जो अब आप ए और सी करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि आपका आंसर कितना चाहिए? 1/5। 7 सही 1/5 आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर 7 सही 1/5 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में क्या बोला गया है कि दिनों की पूर्ण संख्या में देना है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन वगैरह में नहीं देना है, दिनों की पूर्ण संख्या में ही देना है। ठीक, तो दिनों की पूर्ण संख्या में देना है। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि इस प्रकार से हो सकता है कि यदि वह किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं तो वह उन्होंने टाइम जितना दिया गया होगा कि इतना टाइम आपको यहाँ पर काम करना है, तो इतना टाइम तो आपको काम करना ही होगा, यानी कि दिन तो आपको पूरा करना ही होगा। चाहे आप कार्य को 1 घंटे में खत्म कर दो, चाहे आधे घंटे में खत्म कर दो, लेकिन जो जाने का आपका समय है, जो ड्यूटी जैसे होता है, जैसे कि ड्यूटी इतने समय में हम जाते हैं, तो इस प्रकार से यदि जाने का जो समय है आप उसी समय पर जाओगे, इस पहले नहीं जाओगे, चाहे कार्य पहले खत्म हो जाए चाहे नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से आपका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका यही चीज़ आप यहाँ पर बोली गई है कि दिनों की पूर्ण संख्या में, तो दिनों की पूर्ण संख्या में देना है। तो यहाँ पर ये हम जो मानेंगे 1/5 नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे? हम 1 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 दिन में कार्य पूरा होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है हमेशा ही। ठीक, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका एकांतर दिन वाला ही यहाँ पर ये प्रश्न है आपका। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको टाइम पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए 5 बजे से शुरू कर रहे हैं तो वह कितने बजे कार्य को खत्म कर देंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में एक खेत में घास काट सकते हैं। वे ए से शुरू करते हैं, 5 बजे से प्रत्येक 1 घंटे के लिए घास काटता है। प्रत्येक जो है देखिए ए जो है वह भी 1 घंटे घास काटेगा, बी जो है फिर वो भी 1 घंटे घास काटेगा, लेकिन ए पहले काटेगा फिर बी बाद में काटेगा। इस प्रकार से आपका बोला गया है। ठीक, यहाँ पर 5 बजे से इन्होंने स्टार्ट किया है, प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हुए घास काटने का काम
किस समय खत्म हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले ए कार्य करेगा, फिर उसके बाद बी कार्य करेगा, एक एक घंटे के लिए कार्य करेंगे। और उन्होंने क्या है किया है कि यहाँ पर ए जो है, देखिए ए जो है वह करता है, और यहाँ पर बी जो है वो करता है आपका 10, 12 और 10 बोला गया है। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10 के लिए बोला गया है। तो देखिए 12 तो 24 बार 36 बार चलता है, 12 पंजे 60, यहाँ पर 60 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60, यानी कि इसकी कार्य क्षमता 5 हो गई, और दक्षिण 60 इसकी कार्य क्षमता 6 हो गई। ठीक, तो यहाँ पर इसकी 5 है, इसकी कार्य क्षमता 6 है। हमने बोला कि पहले ए कार्य करेगा, तो ए कितना करेगा, तो ए करेगा आपका 5 कार्य। उसके बाद बी करेगा, तो बी कितना करेगा आपका 6 कार्य। हमने बोला कि दोनों ए प्लस बी एक घंटे के हिसाब से है ना, तो 1 घंटे ये करेगा, 1 घंटे ये करेगा। यार ए प्लस बी का 2 घंटे का कार्य, 2 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक, ए और बी का 2 घंटे का कार्य कितना हो गया, 11 हो गया। हमने बोला कि यहाँ पर देखें तो हमारा टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो कि 60 से ऊपर ना जाए, 60 से नीचे ही रहे, यहाँ पर 60 को डिवाइड कर दे। तो 11 का पार्ट पढ़ोगे तो 5 बार पढ़ोगे, 11 पंजे कितना हो जाए, 55 होता है। 11 पंजे कितना हो गया, 55 हो गया। 5 से इसमें भी इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 दिन में आपका कितना कार्य हो गया, आपका 55 कार्य हो गया। 10 दिन में आपका 55 कार्य हो गया, यानी कि पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। दिन नहीं, घंटे बोला गया यहाँ पर। तो देखिए 10 घंटे में आपका 55 कार्य हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा, तो आपको अच्छे से पता है कि शेष कार्य जो है यहाँ पर 60 में से हम 55 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आपका 5 बच जाएगा। अब 5 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, अब फिर से ए आएगा। तो ए आएगा तो वह 5 की क्षमता से कार्य करता है, तो 5 कार्य को कर देगा एक दिन में, 1 घंटे में आपका करके रख देगा। यानी कि 1 घंटे का कार्य आपका किसका हो गया, ये ए का हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 दिन तो ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, कितने हो गए आपके 11 दिन, 11 घंटे हो गए। तो 11 घंटा यहाँ पर लगा है टोटल कार्य को पूरा करने के लिए। तो 11 घंटा यहाँ पर ये लगा है, और समय कितने बजे स्टार्ट किया था, 5 बजे स्टार्ट किया था। तो 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 मत जोड़िए, आप सीधा ये देखिए, क्योंकि घड़ी में जो होता है वह 12 बजे तक का समय होता है। तो हमने 11 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर 1 कम कर दिया, यहाँ पर कितना बचे, 4 बजे, यानी कि 4 बजे का यहाँ पर समय लग जाएगा। यहाँ पर 4 बजे का समय कहाँ पर है, ये रहा। और आप डायरेक्ट भी वैसे देखोगे तो 11 में 5 यदि आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। अब 16 को आप 12 में से फिर माइनस करोगे, फिर भी आप 4 निकालोगे। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पर 11 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर से 1 निकाल लेंगे, एक इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 4 बजे उन्होंने काम खत्म कर दिया। ठीक।